Hello guys, today we will start a new chapter, excretory products and their elimination. Excretory products and their eliminations. तो पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है. हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमेशा चलती रहती हैं. हमेशा मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहती हैं, वो एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म के फॉर्म. अगर सिंथेसिस हो रही है तो एनाबॉलिज्म में, अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो कैटाबॉलिज्म में. तो एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म के फॉर्म में डिफरेंट जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं, उन रिएक्शंस में यूजफुल प्रोडक्ट्स के साथ साथ कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी या वेस्ट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है. और उन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी होता है. और वही वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कहलाते हैं. तो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक वेस्ट आर फॉर्म, और यही मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. जनरली हमारी बॉडी में यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस में अभी सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सल्फेट, फास्फेट, तो ये सारे आयंस, ये सब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के फॉर्म में तैयार होते हैं. और दीज वेस्ट हैव टू रिमूव टोटली और पार्शियली. इन एक्सक्रीटरी वेस्ट को टोटली या पार्शियली बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी होता है. अगर इनको नहीं निकाला जाता तो ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहेंगे और टॉक्सिक मटेरियल की तरह वर्क करेंगे, जिससे हमारी डेथ पॉसिबल हो सकती है. तो इनका रिमूवल बहुत ज़रूरी होता है, और उसी रिमूवल के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. और इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि कौन से एक्सक्रीटरी मटेरियल का किस ऑर्गेनिज्म में किस तरह से रिमूवल होता है. अब यहाँ पर जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, पहले उनके बारे में समझें. तो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड तीन है. तो सबसे पहले अमोनिया को डिस्क्राइब करें तो अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है. तो जैसे ही इसका फॉर्मेशन बॉडी में होता है, इसको तुरंत निकालना बहुत ज़रूरी होता है. और हाईली टॉक्सिक होने की वजह से इसको निकालने के लिए मोर वाटर, मतलब ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है. कि जैसे ही ये बने, इसको तुरंत वाटर में डिजॉल्व करके इसकी टॉक्सिसिटी को कम कर दिया जाए. क्योंकि कम कंसंट्रेशन में कोई भी टॉक्सिक मटेरियल होगा, जितने हाई कंसंट्रेशन में होगा उतना ज़्यादा टॉक्सिक होगा, और जितना कम कंसंट्रेशन में होगा उतना कम टॉक्सिक होगा. तो अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक होता है. तो इसको जैसे ही इसका फॉर्मेशन होता है, वैसे ही उसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, ताकि उसका कंसंट्रेशन कम हो सके और उसकी टॉक्सिसिटी कम हो सके. यूरिया ये कंपेरेटिवली लेस टॉक्सिक होता है, अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है. इसलिए कुछ ऑर्गेनिज्म जिनमें पानी की कमी होती है, वो क्या करते हैं, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जो वो पानी कम पीते हैं, मतलब पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, उतना ही पानी उनके पास रहता है. जबकि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनको पानी की कोई कमी नहीं होती. तो एक्वाटिक एनिमल्स में अमोनिया एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकलेगा. लेकिन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में पानी की कमी है. अब पानी की कमी है तो वो क्या करेंगे, अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे लेस टॉक्सिक सब्सटेंस. तो कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यूरिया में कन्वर्ट करते हैं उसको, और कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं. जो पानी पीते हैं जनरली उनमें यूरिया में कन्वर्जन होना पर्याप्त होता है. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पानी तो पीते ही नहीं है, मेटाबॉलिक वाटर को यूज करते हैं, तो उनमें यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. यूरिक एसिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है. इसको रिमूवल के लिए पानी की बहुत कम जरूरत होती है. तो यूरिया जो होता है ये लेस टॉक्सिक होता है, वाटर इसके रिमूवल के लिए वाटर की कम जरूरत होती है. जबकि यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है. इन तीनों में से सबसे कम टॉक्सिक जो होता है वो यूरिक एसिड होता है, और इसकी ज़रूरत बहुत
इसको रिमूवल के लिए पानी की बहुत कम जरूरत है। एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया जो होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनोटैलिज्म। अमोनोटैलिज्म का मतलब है एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। और जो अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके एग्जाम्पल हैं बॉनी फिशेस, मैनी बॉनी फिशेस, सारी नहीं होती हैं, कुछ यूरियोटैलिक भी होती हैं। तो मैनी बॉनी फिशेस या मोस्ट ऑफ दी बॉनी फिशेस जो होती हैं, ये अमोनोटैलिक होती हैं। एक्वाटिक एम्फीबियंस, ऐसे एम्फीबियंस जो पानी में रहते हैं, जैसे टैडपोल पानी में रहता है। पानी में रहता है तो टैडपोल कैसा हो गया, अमोनोटैलिक, वो अमोनिया को ही एक्सक्रीट करेगा। जबकि इसी की एडल्ट की बात करें, फ्रॉग जमीन में रहता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल, तो उसमें यूरिया का एक्सक्रीशन होता है। तो टैडपोल स्टेज में फ्रॉग अमोनिया को एक्सक्रीट करता है, जबकि एडल्ट फ्रॉग जो होता है वो यूरिया का एक्सक्रीशन करता है। तो एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट्स, ऐसे इंसेक्ट्स जो पानी में रहते हैं, डेफिनेटली वो भी क्या करती हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट करती हैं। अमोनिया इज readily soluble to the so generally excreted by diffusion। अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है, ये रेडली डिफ्यूजिबल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती है, जिसकी वजह से जैसे ही पानी के कांटेक्ट में जो सरफेस एरिया आता है वहाँ पर डिफ्यूज करके पानी में चली जाती है। तो जर्नल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन करके बाहर निकलेगी, पानी में घुल जाएगी। तो अमोनिया जो भी बना वो बॉडी सरफेस से डिफ्यूज किया और पानी में चला गया, किसी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की ज़रूरत ही नहीं है। या जो फिशेस हैं, उनकी बॉडी के चारों ओर स्केल्स होती हैं, तो स्केल्स होती हैं तो ये क्या करेंगी, अमोनिया को डिफ्यूज नहीं कर पाएंगी बॉडी सरफेस से। तो इनमें जो अमोनिया का डिफ्यूजन होता है वो गिल्स के थ्रू होता है। गिल्स में पानी रेगुलर बाहर निकलता रहता है, तो गिल्स में अमोनिया पहुंचती है और अमोनिया गिल्स में जैसे ही पानी पहुंचा, अमोनिया पानी में डिजॉल्व हो गई और बाहर निकल गई। तो कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की जरूरत में नहीं होती है। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, इसको हम बोलते हैं यूरियोटैलिज्म। एक्सक्रीशन यूरिया का जो होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूरियोटैलिज्म। और यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, अभी बताया था, एडल्ट फ्रॉग, सैलामेंडर, ये टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं जिनमें यूरिया का एक्सक्रीशन होता है। मैराइन फिशेस, यहाँ पर आपने पढ़ा था बॉनी फिशेस, ये अमोनोटैलिक होती थी, जबकि मैराइन फिशेस जो हैं ये यूरियोटैलिक हैं, यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं सारे के सारे यूरियोटैलिक हैं। और होता क्या है कि हमारी बॉडी में भी, ह्यूमन में या मैमल्स में अमोनिया ही बनती है। प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन टूटती है और प्रोटीन के टूटने से अमोनिया रिलीज होती है, और वही अमोनिया के दो मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल के साथ मिलकर NH2 का फॉर्मेशन करेंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देंगे। और ये स्ट्रक्चर जो है, ये क्या है, यूरिया। तो हमारी बॉडी में भी प्रोटीन के डिग्रेडेशन से अमोनिया बनती है, लेकिन हमारी बॉडी में इतना वाटर नहीं होता है कि हम उसको रेडियली डिजॉल्व करके बाहर निकाल दें। क्या करती है हमारी बॉडी, अमोनिया की टॉक्सिसिटी से बचने के लिए अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़कर यूरिया का फॉर्मेशन कर लेती है। और ये प्रोसेस जो होती है हमारे लीवर में होती है। तो यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है ये लीवर में होता है, याद रखना।
यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में होता है और लीवर से ये ब्लड के थ्रू पहुंचती है किडनी में, और किडनी में ये यूरिया फिल्टर कर लिया और फिल्टर करके वहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है और यूरिन के साथ में ये यूरिया बाहर निकाल दी जाती है। तो हमारी बॉडी में यूरिया का फॉर्मेशन होता है अमोनिया से इन दी लीवर, और इस यूरिया को ब्लड से फिल्टर करती हैं किडनी में यूरिया का फिल्ट्रेशन होता है, जबकि लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन होता है। थर्ड होते हैं एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे यूरिकोटैलेज। और यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म जो हैं ये रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, लैंड स्नेल्स हैं और इंसेक्ट्स हैं। इनमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बॉडी से बाहर फिशेस के साथ बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये 3 मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सिस में है तो लंग्स से बाहर निकाल दिए जाएंगे, आयंस जो है ये यूरिया के साथ बाहर निकाल दिए जाएंगे, वाटर जो है एक्सिस में है तो ये यूरिया के साथ बाहर निकाल दिए जाएंगे। इनके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है और ये लेस टॉक्सिक होते हैं। अब आते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लैम सेल्स, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है जो प्रेजेंट होते हैं प्लैटीहेल्मिंथेस, रोटिफर, सम एनिलेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स। तो सेफेलोकॉर्डेट्स एंड रोटिफर्स, प्लैटीहेल्मिंथेस और कुछ एनिलेट्स, इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो होता है प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लैम सेल्स के थ्रू। अर्थवर्म में और अर्थवर्म के साथ साथ अदर एनिलेट्स, कुछ एनिलेट्स को छोड़कर बाकी जितने भी एनिलेट्स हैं, अर्थवर्म भी एक एनिलेट है, तो इनमें जो एक्सक्रीशन होता है ये नेफ्रीडिया के थ्रू होता है, नेफ्रीडिया के थ्रू। इंसेक्ट्स में मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती है, मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरह वर्क करती हैं, और क्रस्टेशियंस जैसे प्रॉन, इनमें एंटीनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरह वर्क करती हैं। और अगर मैमल्स की बात करें तो ये किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरह वर्क करती है। तो ये जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं ये एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि टोटली या पार्शियली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकाला जाता है। तो पार्शियली क्यों? कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल को हम अपनी बॉडी में बचा के रखते हैं, जैसे कुछ आयंस हैं या यूरिया है, इसको कुछ अमाउंट में हम बचा के रखते हैं बॉडी फ्लूइड में, ताकि जो कंसंट्रेशन है वो इतना बना रहे कि हमारी बॉडी में जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वाटर वगैरह की वो मेंटेन बनी रहे, वो बॉडी के बाहर ना जा पाए। तो उसको बचा के रखने के लिए कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में हमेशा चाहिए, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो जितने भी ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स की तरह भी वर्क करते हैं। नाउ कम्स ऑन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो होता है किडनी। किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन। इसके साथ कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं जैसे यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो किडनी का नंबर देखें अगर हम तो 1 पेयर होता है, और ये बॉडी की एब्डोमिनल कैविटी में
पोस्टीरियर या डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट, डॉर्सल साइड पर 1 पेयर होती है और ये वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर प्रेजेंट है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। जो राइट साइड में होती है उसको हम राइट किडनी बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड में होती है उसको लेफ्ट किडनी बोलते हैं। और ये इसकी जो प्रेजेंस होती है ये रेट्रोपेरिटोनियल होती है, ये वर्ड याद रखना, रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो एक कैविटी है, एक कैविटी है जिसको हम बॉडी कैविटी बोलते हैं। इसी बॉडी कैविटी के ऊपर के पार्ट को थॉरैक्स से नीचे के पार्ट को एब्डोमेन बोलते हैं। और ये बॉडी कैविटी जो होती है पेरिटोनियम से लाइंड होती है और जितने भी ऑर्गन्स हैं इसी पेरिटोनियम के अंदर प्रेजेंट हैं। लेकिन जो किडनी है ये पेरिटोनियम के अंदर ना प्रेजेंट होती, ये पेरिटोनियम के बाहर प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल। और जब ये पेरिटोनियम के बाहर है तो डेंजर में भी चोट लगेगी तो इसका डायरेक्ट पहुंचेगी। इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसके चारों ओर फैट की लेयर डिपॉजिट होती है, किडनी के चारों ओर फैट की लेयर प्रेजेंट होती है, सो दैट शॉक एब्जॉर्ब हो जाए, डायरेक्ट किडनी पर चोट ना लगे। तो ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है किडनी। और पोजीशन वाइज देखें तो जो लेफ्ट किडनी होती है ये थोड़ी सी ऊपर प्रेजेंट होती है, थोड़ी सी ऊपर प्रेजेंट होती है। ये लेवल है तो इतना हिस्सा जो है ये ऊपर है। तो लेफ्ट किडनी जो होती है स्लाइटली अपर साइड में प्रेजेंट होती है। इसके साइज की बात करें तो जो याद रह सकता है वो साइज बता रहे हैं, 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 6 सेंटीमीटर इन ब्रेड्थ एंड 2.5 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। आधा आधा करते जाओ, लेंथ, विड्थ और थिकनेस इसकी आ जाती है। ये याद रहते हैं इसलिए इस वैल्यू को आप याद रखिए। और बुक में थोड़ा सा वेरिएशन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता थोड़े बहुत वेरिएशन से, और ये वैल्यू भी आपको कई बुक्स में मिल जाएगी। तो याद रखने के हिसाब से इजी होती है, इसलिए आप इसको याद रखिए। ये किडनी का साइज होता है। और कलर की बात करें तो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, डार्क रेड कलर की या रेडिश ब्राउन कलर की होती है किडनी। और किडनी के अपर एंड पर एक इंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कैप लाइक, जैसे किडनी ने एक टोपी पहन रखी है, कैप लाइक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। और ये इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। किडनी के चारों ओर एक कैप्सूल, टफ कैप्सूल की कवरिंग भी होती है। और किडनी के अंदर किडनी का जो शेप होता है ये बीन शेप होता है। बीन शेप होने की वजह से इसमें एक डिप्रेशन होता है और इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं हाइलम। और इस हाइलम से रीनल आर्टरी अंदर जाती है, रीनल नर्व्स अंदर जाएंगी, जबकि रीनल वेन्स और यूरेटर बाहर होती हैं। तो दो चीज़ें अंदर जाती हैं और दो चीज़ें बाहर आती हैं। रीनल आर्टरी किडनी के अंदर जाएगी, रीनल नर्व किडनी के अंदर जाएगी, जबकि रीनल वेन किडनी से बाहर आएगी और यूरेटर बाहर आएगी। अंदर बाहर जाने का क्या मतलब है कि आर्टरी है तो ब्लड को अंदर ले जाएगी, वेन्स है तो ब्लड को बाहर लाएगी, यूरेटर है तो यूरिन को बाहर लाएगी। तो इस वजह से हम बोल रहे हैं कि क्या अंदर जाता है और क्या बाहर आता है। तो दो प्रोडक्ट अंदर जाते हैं, रीनल आर्टरी और रीनल नर्व। रीनल नर्व इम्पल्स को अंदर ले जाएगी, जबकि रीनल वेन्स और यूरेटर ये बाहर आते हैं। रीनल वेन्स और यूरेटर बाहर आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब किडनी से दो यूरेटर निकल रहे हैं जो
ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो अपर साइड में ब्रॉडर होते हैं, लोअर साइड में नैरोअर होते हैं, और ये यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को ले जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर सिंगल होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बना हुआ होता है, मतलब ये स्ट्रेच कर सकते हैं, और इसमें यूरिन कलेक्ट होता जाता है और ये स्ट्रेच होता चला जाता है। और इसके लोअर एंड पर मसल्स या मस्कुलर स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं जिसको बंद किए रहते हैं, जिसकी वजह से यूरिन इसमें कलेक्ट होता रहता है। और जब ये ब्लैडर फिल हो जाता है तो उसके बाद ये मसल्स स्फिंक्टर ढीले होते हैं, रिलीज करते हैं, स्फिंक्टर ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से ये लास्ट जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से यूरिन पास होकर बॉडी के बाहर चला जाता है। तो दिस इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और यहाँ पर हमने किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा। अब नेक्स्ट टर्न से हम स्टार्ट करेंगे किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ। ओके, थैंक यू।